प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस वर्ष में प्रवेश के संदर्भ में राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की तरह ही आज प्रत्येक देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की। उन्होंने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड निर्देशों का पालन करने को भी कहा। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 43 करोड़ 31 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.36% हुई। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में सेना, नौसेना और वायुसेना बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन में 9 पर्यटकों की मौत। टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाज MC मैरीकॉम फ्लाईवेट भार वर्ग के अंतिम 16 में। PV सिंधु बैडमिंटन सिंगल्स के दूसरे दौर में। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा सिंगल्स के तीसरे दौर में। भारतीय नौकायन पुरुष टीम लाइट वेट डबल्स स्कल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची और कोलंबो में भारत के साथ पहले 2020 क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। समाचार संध्या में मनीषा खन्ना के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के अवसर पर देशवासियों से अमृत संकल्प लेने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हमें राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ ही आगे बढ़ना होगा। बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। आगामी 15 अगस्त के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम में अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रगान से जुड़ा एक आयोजन हो रहा है। सरकार और सामाजिक संगठनों की तरफ से भी लगातार इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है। ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, rashtragan.in। इस वेबसाइट की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, इस अभियान से जुड़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव किसी सरकार या राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है।
श्री मोदी ने कहा कि हम सब स्थानीयता को समर्थन देकर दैनिक कार्य करते हुए भी राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं। हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #MyHandloom MyPride के साथ शेयर करें। श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक की चर्चा करते हुए देशवासियों से कहा कि वे भारतीय दल को शुभकामनाएं दें और उनका उत्साहवर्धन करें। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है। इसलिए आइए मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्ट्री पंच कैंपेन अब शुरू हो चुका है। आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्ट्री पंच शेयर करिए, इंडिया के लिए चीयर करिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस है, जो हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी और धैर्य का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरे विश्व ने देखा है। जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। कल यानी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। करगिल के वीरों को हम सब नमन करें। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर साई प्रणीत की चर्चा की, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। साथियों, मैं आपको साई प्रणीत जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूँ। साई प्रणीत जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले। पिछले वर्ष उन्होंने देखा कि उनके यहाँ मौसम की मार की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मौसम विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बरसों से थी, इसलिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब वे अलग अलग डेटा सोर्सेज से वेदर डेटा खरीदते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और स्थानीय भाषा में अलग अलग माध्यमों से किसानों के पास जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। वेदर अपडेट्स के अलावा प्रणीत जी अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस में लोगों को क्या करना चाहिए, गाइडेंस भी देते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान त्रिपुरा के उनाकोटी के 32 वर्षीय विक्रमजीत चकमा ने बेर की खेती से काफी लाभ अर्जित किया है। त्रिपुरा के उनाकोटी के ऐसे ही 32 साल के मेरे युवा साथी हैं विक्रमजीत चकमा। उन्होंने बेर की खेती की शुरुआत कर काफी मुनाफा भी कमाया है और अब तो लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। राज्य सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है। सरकार द्वारा इसके लिए कई विशेष नर्सरी बनाई गई है ताकि बेर की खेती से जुड़े लोगों की मांग पूरी की जा सके। खेती में इनोवेशन हो रहे हैं तो खेती के बाय प्रोडक्ट्स में भी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कोरोना के दौरान महिलाओं ने केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने के प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया। श्री मोदी ने कहा कि जल की एक एक बूंद का संरक्षण जरूरी है और पानी की एक एक बूंद को बचाना, पानी की किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना हमारी जीवन शैली का सहज हिस्सा बन जाना चाहिए। अब मानसून के मौसम में सूर्य इस संचित संपदा को पृथ्वी को वापस लौटा रहा है। वाकई मानसून और बारिश का मौसम सिर्फ खूबसूरत और सुहाना ही नहीं होता, बल्कि यह पोषण देने वाला, जीवन देने वाला भी होता है। वर्षा का पानी जो हमें मिल रहा है वो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए है, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए।
श्री मोदी ने आगामी त्योहारों के लिए देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लोगों से ये अपील भी की कि वे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्व और उत्सवों के समय ये जरूर याद रखिएगा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल आपको भूलने नहीं है। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 43 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 40,000 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 5 लाख से अधिक लोग कोविड से उबर चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 39,742 से ज्यादा मरीजों का पता चला है। देश में इस समय 4,08,212 लोग कोविड से संक्रमित हैं। दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.31% है और ये लगातार 34 दिन से 3% से कम चल रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड से 535 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही देश में अब तक 4,20,551 लोगों की कोविड से मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक 45 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके अलावा 11,79,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य अब तक तकरीबन 42 करोड़ 8 लाख टीकों का इस्तेमाल कर चुके हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास 3 करोड़ 29 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार देश भर में तेजी से और व्यापक रूप से टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज यूनिसेफ की भागीदारी से 16 राज्यों के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के साथ संचार जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें कोविड संबंधी निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता और कोविड टीकों के बारे में फैलाया जा रहा भ्रम दूर करने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में सहयोग देने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के योगदान की सराहना की। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115767 और 100-011-233-14444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर @NewsAlerts पर #AskAR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस वर्ष में प्रवेश के संदर्भ में राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की तरह ही आज प्रत्येक देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की। उन्होंने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड निर्देशों का पालन करने को भी कहा।
राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 43 करोड़ 31 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.36% हुई। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में सेना, नौसेना और वायुसेना बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन में 9 पर्यटकों की मौत। टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम फ्लाईवेट भार वर्ग के अंतिम 16 में। पीवी सिंधु बैडमिंटन सिंगल्स के दूसरे दौर में। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा सिंगल्स के तीसरे दौर में। भारतीय नौकायन पुरुष टीम लाइट वेट डबल स्कल्स प्रतिस्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची और कोलंबो में भारत के साथ पहले T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज असम के गुवाहाटी में कई योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कैंसर संस्थान में रेडियोथेरेपी ब्लॉक और नई LINAC मशीन का उद्घाटन किया। इससे पहले गृहमंत्री ने मेघालय दौरे के दूसरे दिन पारिस्थितिकी पुनर्जीवित करने संबंधी सोहरा वन रोपण परियोजना के भाग के तौर पर वाहशारी सोहरा यानी पूर्ववर्ती चेरापूंजी में पौधारोपण किया। श्री शाह ने कहा कि आगामी दिनों में देश के विभिन्न अर्धसैनिक बलों के जवान 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाएंगे। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे इन प्रयासों में बलों की मदद करें। उन्होंने ये भी कहा कि मेघालय सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद के सहयोग से 50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ सोहरा में 100 हेक्टेयर बंजर भूमि को वन भूमि के रूप में परिवर्तित करेगी। तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रामप्पा मंदिर महान काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट शिल्पकला का एक बेहतरीन नमूना है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इसे देखने जरूर जाएं और इसकी भव्यता का अनुभव करें। सरकार ने कहा है कि देश भर के गांवों में 66% विद्यालयों और 60% आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को स्वच्छ नल जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अभियान पिछले साल 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। 10 महीने से भी कम समय में 6,85,000 विद्यालयों, 6,80,000 आंगनवाड़ी केंद्रों और 2,36,000 ग्राम पंचायतों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में नल जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा चुकी है। सेना, नौसेना और वायुसेना महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के लिए 2400 घंटे काम में लगे हुए हैं। वे बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा राहत भी मुहैया करा रहे हैं। इन क्षेत्रों में तैनाती के लिए और राहत दलों तथा विमानों को तैयार रखा गया है। तीनों राज्यों के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में तीनों सेनाएं, नागरिक प्रशासन और राष्ट्रीय तथा राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। महाराष्ट्र के सबसे अधिक प्रभावित रत्नागिरी, कोल्हापुर और सांगली जिलों के प्रशासनों के साथ मिलकर भारतीय सेना ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में विभिन्न कार्यबलों को तैनात किया है। इन दलों ने राहत और बचाव कार्य करते हुए चिपलून, शिरौल, हटकांगले, पालूस और मिराज इलाकों में लोगों की जान बचाई। कर्नाटक में भारतीय नौसेना ने गोताखोरों, रबड़ की जैमिनी नौकाओं, जीवन रक्षक जैकेटों और चिकित्सा उपकरणों की सहायता से बाढ़ राहत कार्यों के लिए 7 राहत दलों को काम पर लगाया हुआ है। इन दलों ने कादरा बांध के निकट सिंगुडरा और भैरे गांव से 165 लोगों को सुरक्षित निकाला, जबकि 70 लोगों को काइगा के निचले इलाकों से सुरक्षित बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और रामदास अठावले ने आज महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित कोंकण क्षेत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। श्री नारायण राणे ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोग केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारी बाढ़ के कारण महाराष्ट्र के कोकण एवं पश्चिम महाराष्ट्र में रहने वाले लगभग 2,30,000 नागरिक प्रभावित हुए हैं। अभी तक 149 लोगों की मौत हुई है, 50 घायल है और लगभग 64 से ज्यादा लापता है। रायगढ़ जिले में सर्वाधिक मृत्यु दर्ज किए गए हैं और सांगली जिले में लगभग 1,70,000 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। एनडीआरएफ के 25, एसडीआरएफ के 4, नौदल के 5, कोस्ट गार्ड के 2 और सेना के 3 दल मदद एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मुंबई, ठाणे एवं नवी मुंबई महापालिका के कर्मचारी इन जगहों पर साफ सफाई, स्वच्छता एवं परिस्थिति को सामान्य करने के लिए प्रयासरत है। कोल्हापुर से बेंगलुरु, बेलगाम, सांगली एवं रत्नागिरी जाने वाले राज्य एवं राष्ट्रीय महामार्ग बंद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज घोषणा की कि राज्य आपत्ति निवारण दल को और मजबूत किया जाएगा एवं हर एक जिले में उसकी स्थापना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भूस्खलन से प्रभावित तलीय गांव के नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर दिए जाएंगे। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सांगला चिटकुल मार्ग पर आज एक पर्यटक टेम्पो ट्रैवलर पर बड़े पत्थर गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मृतकों में 5 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। दुर्घटनाग्रस्त बस 11 पर्यटकों को लेकर किन्नौर जिले के चितकुल से सांगला जा रही थी, जहां बटसेरी के पास भूस्खलन के चलते बड़े बोल्डरों से बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते 9 लोगों की मृत्यु हो गई और सभी मृतक छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हैं। इस घटना से बटसेरी का बेली ब्रिज भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। घायलों को सांगला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रशासन को राहत बचाव कार्य सुनिश्चित करने तथा प्रभावितों को तुरंत राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन्नौर दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि घायलों के इलाज के सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। टोक्यो ओलंपिक की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से आनंद श्रीवास्तव। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। महिला मुक्केबाजी में फ्लाईवेट श्रेणी में भारत की एमसी मेरी कॉम ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 32 के बाउट में उन्होंने डोमिनिकन रिपब्लिक की गार्सिया हर्नांडेज को 4-1 से पराजित किया। पुरुषों के 57 से 63 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाज मनीष कौशिक हारकर पदक की दौड़ से बाहर हो गए हैं। पुरुष हॉकी में पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7-1 से मात दी। तैराकी में महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक में माना पटेल और पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक में श्रीहरि नटराज सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सके। टेबल टेनिस में महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा यूक्रेन की मार्गरीटा पेस्कोवत्स्का को हराकर तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। पुरुष सिंगल्स में जी सथियन को दूसरे दौर के मैच में हार का सामना करना पड़ा है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने ग्रुप चरण में अपना पहला मैच जीत लिया है। उन्होंने ग्रुप जे के मुकाबले में इजराइल की सेनिया पोलिकारपोवा को आसानी से मात दी। स्किट क्वालिफिकेशन के तीसरे दौर के बाद निशानेबाज अंगद वीर सिंह बाजवा 11वें स्थान पर जबकि मेराज अहमद खान 25वें स्थान पर रहे। दोनों निशानेबाज फाइनल में जगह बनाने की कोशिश में हैं। दोनों खिलाड़ी कल क्वालिफाइंग की अपनी अंतिम 2 सीरीज पूरी करेंगे। नौकायन में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की भारतीय जोड़ी ने पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिलाओं की लेजर रेडियल मुकाबले में नेत्रा कुमानन 2 रेस के बाद 27वें स्थान पर चल रही हैं। वहीं पुरुषों की लेजर स्पर्धा में विष्णु
सर्वनन पहली रेस के बाद 14वें स्थान पर हैं। टेनिस में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी महिला डबल्स मुकाबलों के पहले दौर में ही हारकर बाहर हो गई है। पदक तालिका में चीन 5 स्वर्ण सहित 9 पदकों के साथ पहले स्थान पर है, जापान दूसरे, अमेरिका तीसरे स्थान पर है। भारत 1 रजत पदक जीतकर संयुक्त रूप से 22वें स्थान पर है। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में कल अलग अलग स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। फेंसिंग में भवानी देवी अपनी चुनौती पेश करेंगी। तीरंदाजी में अतनु दास, तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव पदक जीतने का जोर लगाएंगे। टेनिस में सुमित नागल दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे। टेबल टेनिस में महिला सिंगल्स में सुतीर्थ मुखर्जी दूसरे दौर का मैच खेलेंगी, जबकि मनिका बत्रा तीसरे दौर का मुकाबला जीतने की कोशिश करेंगी। पुरुष डबल्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दूसरे दौर के मैच में कोर्ट पर होंगे। आकाशवाणी से इस मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे सुबह 9 बजे से एफएम कोड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। कल के सवाल की विजेता हैं कोलकाता की 8वीं कक्षा की छात्रा बांधुली चक्रवर्ती। बांधुली को आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बांधुली ने आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को बधाई दी। I am very excited to learn that I have stood first in the Olympic quiz of SportsCan. I am very, very happy. I am a regular listener of AIR. I am very much interested in all the sports program broadcast from AIR. The sports program broadcast in AIR is very much interesting for me. I am proud of the silver medal winner Mirabai Chanu and cheer for all the participants of Olympic 2020. आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कोलंबो में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4 ओवर में 1 विकेट पर 29 रन बना लिए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक जाएंगे। वे करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी होंगे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस अवसर पर श्री कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विजय दिवस के अवसर पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे कल परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मिशन यूथ JNK ने मेधावी छात्राओं से उपराज्यपाल छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन मांगे हैं। छात्रवृत्ति के तहत विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस वर्ष में प्रवेश के संदर्भ में राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की तरह ही आज प्रत्येक देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की। उन्होंने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड निर्देशों का पालन करने को भी कहा। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 43 करोड़ 31 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.36% हुई। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में सेना, नौसेना और वायुसेना बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन में 9 पर्यटकों की मौत।
टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम फ्लाईवेट भार वर्ग के अंतिम 16 में, पीवी सिंधु बैडमिंटन सिंगल्स के दूसरे दौर में, टेबल टेनिस में मनिका बत्रा सिंगल्स के तीसरे दौर में, भारतीय नौकायन पुरुष टीम लाइट वेट डबल्स स्कल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची और कोलंबो में भारत के साथ पहले T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।